नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लूसेंट के उन चुनिंदा क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी क्लासेस आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि दोस्तों, इस चैनल पे आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्लासेस मिलती रहेंगी। सो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय शासन के प्राचीन शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आपका उपनिषद से। किससे? उपनिषद या मुंडकोपनिषद। ओके दोस्तों, तो आपका किससे लिया गया? उपनिषद या मुंडकोपनिषद। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति उचित समाजवादी थी। कैसी थी? उचित समाजवादी पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो पक्की ईंटों से अपने मकान बनाते थे। किससे? पक्की ईंटों से अपने मकान बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन था वो आपका धान्यागार था। कौन? धान्यागार सबसे बड़ा भवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी था? तो हड़प्पा आपके कपास के उत्पादन में अग्रणी था। किसके? कपास के उत्पादन में अग्रणी था। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा के निवासी जो थे वो शहरी थे। कैसे थे? शहरी थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह वाला नगर था वो लोथल था। कौन सा था? लोथल था। लोथल आपका दोस्तों कहाँ पड़ता है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद का अर्थ हो जाएगा ज्ञान। क्या? ज्ञान। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम आपका सामवेद संहिता में। किसमें? सामवेद संहिता में खोजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूले करते थे उसे क्या कहते थे? मतलब वैदिक युग में जो राजा थे वो अपने जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? उसे बलि कहते थे। क्या? बलि कहते थे। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो वो आपकी व्यवसाय पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? आपकी व्यवसाय पर आधारित थी। अगला प्रश्न है साथियों, आर्य जातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो आर्य जातियों की जो प्राचीनतम बस्ती है वो सप्त सिंधु हो जाएगी। कौन सी? सप्त सिंधु हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता हो जाएगी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो आपका कौन सा वेद हो जाएगा जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? आपका यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर आपके थे ऋषभदेव। कौन? ऋषभ। अगला प्रश्न साथियों है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इससे आप नोट कर लेना। तो त्रिपिटक आपका बौद्ध धर्म किसका? बौद्धों का। अगला प्रश्न है साथियों, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का दोस्तों जो अर्थ है वो ज्ञान प्राप्त करना। क्या? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। अगला प्रश्न है साथियों कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिकंदर महान किसका शिष्य था? तो सिकंदर महान जो शिष्य थे वो अरस्तू के थे। किसके? अरस्तू के शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर जिसे अलेक्जेंडर भी कहते हैं और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो पोरस और सिकंदर ने अपने आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था। वो कौन सा था? झेलम नदी। झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने आमने सामने जो तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। अगला प्रश्न साथियों है कि कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो आपका बिंबिसार जो था। कौन? बिंबिसार जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो बुद्ध धम्म और संघ जो मिलकर कहलाते हैं वो आपके त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या? त्रिरत्न कहलाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि वर्धमान महावीर इंद्रियों को वश में करने के कारण किस नाम से विख्यात थे? तो वो जो इंद्रियों को वश में करने के कारण जिन नाम से विख्यात थे। किस नाम से? जिन नाम से विख्यात थे। अगला प्रश्न है कि भारत में जैन धर्म को संस्थापक कौन है? तो भारत में जो जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे वे महावीर हो जाएंगे। कौन? महावीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये आपके लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य आपका धर्म से, जैन किस धर्म से? जैन धर्म से।
अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध आपके शाक्य के, कहाँ के? शाक्य गणराज्य के आपके गौतम बुद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई? तो अशोक ने अपनी तृतीय बौद्ध संगत जो बुलाई वो पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र आपका कहाँ पड़ता है? बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की जो रचना की थी वो आपके कौटिल्य ने की। किसकी? कौटिल्य ने की है। अगला प्रश्न साथियों कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगत का परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? आपके अशोक द्वारा। किसके? अशोक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से जो बाहर निकाले थे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? तो भारत पर सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी? तो डेरियस फर्स्ट ने। किसने? डेरियस फर्स्ट ने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है साथियों यूनानी रोमन का कौन सा? यूनानी रोमन कला को कहाँ से स्थान प्राप्त हुआ? तो यूनानी रोमन कला को जो स्थान प्राप्त हुआ वो गांधार में। कहाँ? गांधार में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों सन 78 से कौन सा? सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है कि शक संवत का संस्थापक कौन था? तो कनिष्क। कौन? कनिष्क जो थे वो शक संवत के संस्थापक हो जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न है कि पूना ताम्रपत्र अभिलेख संबंधित है। तो पूना जो ताम्रपत्र अभिलेख है तो किससे संबंधित है? आपका प्रभावती गुप्त से। किससे? प्रभावती गुप्त से संबंधित हो जाएगा। दोस्तों आपके जो अभिलेख है वो एसएससी जीडी में प्रश्न पूछ लेता तो इसे आप याद रख लेना। अगला प्रश्न साथियों कि संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो संगम युग का जो संबंध हो जाएगा वो तमिलनाडु से। कहाँ? तमिलनाडु से हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवाहन का जो सबसे बड़ा शासक था वो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी था। अगला प्रश्न है दोस्तों कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो कुषाण काल में जो भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण है वो गांधार कला के नाम से। किस कला से? गांधार कला के नाम से फेमस थी। अगला प्रश्न है संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक हो जाएंगे पांडे। कौन? पांडे हो जाएंगे संगम साहित्य के संरक्षक। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी हो जाए वो पाटलिपुत्र। कहाँ? पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है साथियों आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? तो आयुर्वेद के जो वैद्य चिकित्सा के भगवान हो जाएंगे वो धन्वंतरी हो जाएंगे। कौन? धन्वंतरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो कवि कालिदास आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो राज्य कवि थे वो आपके कवि कालिदास थे। तो कालिदास ने किस किस की रचना की? अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? कवि कालिदास ने। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों गुप्त वंश का वह कौन राजा था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो गुप्त वंश के वो राजा हो जाएंगे स्कंदगुप्त। किसने? स्कंदगुप्त ने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। अगला प्रश्न है साथियों कि अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा था। तो भारत का नेपोलियन कौन कहलाया? तो आपका समुद्रगुप्त जो था वो भारत का नेपोलियन कहलाया अपनी नीतियों के कारण दोस्तों। अगला प्रश्न ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो की थी आपके कुमारगुप्त ने। किसने? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगला प्रश्न दोस्तों ये है कि हर्ष का राजकवि कौन था? तो हर्ष के आपके राजकवि हो जाएंगे बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट हो जाएंगे हर्ष का राजकवि। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो इसको आप नोट कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो आपके इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन ने। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया? ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। 47 एंड 48 नंबर आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चचनामा किस भाषा में लिखी गई? अरबी में। किसमें? अरबी में आपकी चचनामा लिखी गई। अगला प्रश्न है साथियों एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्र शासक ने कराया था? आपके कराया था कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? कहाँ स्थापित की? अरब सागर में। तो आपके हो जाएगा राज प्रथम। कौन? राज प्रथम। अगला प्रश्न है साथियों कि अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो अधिकांश जो चोल मंदिर हो जाएंगे वो आपके शिव देवता को। किसको? शिव देवता को समर्पित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो जो अलबरूनी थे वो भारत आए थे महमूद गजनवी के साथ। कौन? महमूद गजनवी। दोस्तों जो महमूद गजनवी है इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। किसने पर? कितने बार? 17 बार। और जो आपका सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था तो वो भी आक्रमण आपके महमूद गजनवी ने ही किया था। अगला प्रश्न है, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख किया गया है? किसमें? ग्राम प्रशासन के बारे में। तो उत्तरामेरूर। किसमें? उत्तरामेरूर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंगकोर का आपका मंदिर कहाँ हो जाएगा? कंबोडिया। कंबोडिया में किसका मंदिर है? अंगोर वाट का। दोस्तों अंगोर वाट का मंदिर होगा। ओके, अंगकोर ने अंगोर वाट का मंदिर कहाँ हो जाएगा? कंबोडिया में। दोस्तों ये इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी बंटवारा करें इस क्लास का। तो अगला प्रश्न जाती हूँ, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का आपका महानतम राजा हो जाएगा भोज। क्या? राजा भोज हो जाएंगे। जिसे राजा भोज को ही मीर भोज भी कहा जाता है। क्या? मीर भोज भी राजा भोज को भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि अजंता एलोरा की गुफाएं कौन से शहर के पास स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद। कहाँ? औरंगाबाद में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न साथियों है कि अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है। तो अजंता की चित्रकला में क्या वर्णित है? तो आपका जातक। क्या? जातक। अगला प्रश्न है कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी के आपके रचनाकार हो जाएंगे पाणिनि। कौन? अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हो जाएंगे। दोस्तों आपके एक चीनी यात्री ह्वेनसांग थे। कौन? चीनी यात्री ह्वेनसांग थे। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। चीनी यात्री जो आपके ह्वेनसांग थे, ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग इन्होंने किसकी रचना की थी? इन्होंने रचना की थी आपके सियुकी की। किसकी? सियुकी की। और इंडिका की किसने की थी? मेगास्थनीज ने। तो दोस्तों ये पॉइंट आपके 3 हो जाएंगे। एक हो जाएगी अष्टाध्यायी की आपके पाणिनि, और ह्वेनसांग जो चीनी से आए थे, मतलब चाइना से आए थे, उनकी रचना सियुकी हो जाएगी। और एक वो थे आपके इंडिका पुस्तक लिखी गई मेगास्थनीज द्वारा। तो ये 3 आपकी जो बुकें हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न चाहती हूँ, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हो? तो अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं ये गुप्त काल से संबंधित। किससे? गुप्त काल से। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन जो किया है वो विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से बने सिक्के हैं जो सबसे पहले प्रकट हुए थे वो बुद्ध के काल में। किसके? बुद्ध के काल में। अगला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में जो सबसे पहला पुराना शहर हो जाएगा वो हड़प्पा। क्या? हड़प्पा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोजकर्ता हो जाएगा दयाराम साहनी। कौन? दयाराम साहनी। तो दोस्तों आप कमेंट में बता दीजिए कि लोथल की खोज किसने की थी? हड़प्पा वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे तो कौन सी वस्तु थी? कपास की। ओके, कपास की वस्तु में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की। कौन सी? कांस्य युग की। तो आपसे ये भी पूछता है हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी। कौन सी? कांस्य युगीन। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों की, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपका लड़काना। कहाँ? लड़काना। मोहनजोदड़ो आपका कहाँ स्थित है? लड़काना। लड़काना आपका कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में आपका लड़काना पड़ता है। ओके। नेक्स्ट दोस्तों है कि यज्ञ। क्या? यज्ञ। तो आपको बताना है कि जो यज्ञ है किस वेद से है? तो यज्ञ हो जाएगा आपका किस वेद से? यजुर्वेद। ओके, यजुर्वेद से आपका यज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का गोदीबाड़ा लोथल कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किसकी? पशुपत की पूजा करते थे। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सपोर्ट हमें देते रहें। दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि बौद्ध धर्म का निर्माण स्थल कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का जो निर्माण स्थल हो जाएगा वो कुशीनगर। कौन सा? कुशीनगर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो वंश थे वो आपके शाक्य वंश से संबंधित था। कौन सा? शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश। क्या? बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश या धर्म संदेश कहें या प्रथम उपदेश कहें, बात एक ही है, कहाँ दिया था? तो सारनाथ ने। तो इन्होंने बुद्ध ने जो अपने प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ से दिया था। और सबसे ज़्यादा कहाँ से दिया था? सबसे ज़्यादा बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती से दिए थे। श्रावस्ती आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध संगीत आपकी राजगृह में। कहाँ? राजगृह में। दोस्तों अगर चारों बौद्ध संगीतें आपको अच्छे से याद करनी है विद ट्रिक
तो आप कमेंट बॉक्स में एक आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर उसे पढ़ लेना। आपको केवल 1 या 2 मिनट में आप चारों बौद्ध संगीतियाँ के सन और किसके संरक्षण में हुई, कौन उसमें शासक था, आप अच्छे से इसे याद कर सकते हैं विद ट्रिक के साथ में। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु जो थे वो आपके पद्मसंभव कौन? पद्मसंभव हो जाएँगे। अगला प्रश्न है साथियों, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो जो हाथियों का सबसे पहले इस्तेमाल युद्ध में किया था वो क्या था? मगध राज्य ने। किसने? मगध साम्राज्य के लोग जो थे उन्होंने युद्ध में सबसे पहले हाथी का प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि सेल्यूकस निकेटर किसके द्वारा पराजित किया गया था? जो सेल्यूकस थे, सेल्यूकस निकेटर वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो सेल्यूकस निकेटर किसके द्वारा पराजित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? तो कलिंग युद्ध के बारे में आपको बताना है। जो कलिंग युद्ध हुआ वो आपका 261 बीसी में। कब? 261 बीसी में हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो भारत में जो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी वो भारतीय यूनानी द्वारा। किसके? भारतीय यूनानी द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में जो सबसे अधिक विकास हुआ था वो कला में। किसमें? कला में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ? तो कनिष्क जो आपके 78 ईस्वी में। कब? कनिष्क जो वर्ष आपके राज्य सिंहासन पर मतलब विराजमान हुए तो 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि राजा खारवेल कौन? राजा खारवेल किस राज्य के चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो किस राज्य चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग के। कहाँ के? कलिंग के। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण के शासक कौन था? तो बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। कौन थे दोस्तों? कनिष्क हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सिमुक। कौन? सिमुक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों कि अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख पे आपके ब्राह्मी लिपि का। इसका ब्राह्मी लिपि का प्रयोग अशोक के शिलालेख पे किया गया था। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो पहला ज्ञात गुप्त शासक हो जाएगा श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त। इलाहाबाद के स्तंभ में कितनी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो इलाहाबाद के स्तंभ में कितनी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? समुद्रगुप्त। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो गुप्त संवत जो स्थापित किया गया था वो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। कौन से नाम से? विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा? अगला प्रश्न है कि हर चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? तो हर चरित्र आपके लिखी बाणभट्ट द्वारा। किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो आपके अजंता की गुफाएं जो निर्मित की गई थी वो गुप्त साम्राज्य के समय। किसके? गुप्त के समय जो थे अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है कि किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो आपकी जो भोपाल शहर की स्थापना की थी वो आपके राजा भोज हो जाएंगे। कौन? राजा भोज ने, जिससे राजा भोज या मिहिर भोज गए, इन्हीं को मिहिर भोज भी कहा जाता है साथियों। तो इन्होंने भोपाल शहर की स्थापना की। अगला प्रश्न है कि किस राजवंश ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो आपके राजा चोल हो जाएंगे। कौन? चोल राजवंश ने जो था उन्होंने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीत लिया था। अगला प्रश्न है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा हो जाएंगे आपके राजेंद्र चोल। कौन? राजेंद्र चोल साथियों। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसको पराजित किया? तो 11 तराइन का युद्ध कितने हुआ था? देखिए, पहला तराइन का प्रथम युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1192। कब? 1192 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का। सॉरी, जब का तराइन सॉरी दोस्तों, अगर तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191। कब? 1191 में। किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो प्रथम युद्ध में जो तराइन का प्रथम युद्ध था इसमें मोहम्मद गौरी जो था वो पराजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुआ था। बट जो द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का वो 1192 में। कब? 1192 में हुआ था। जो इस वाले युद्ध में था इसमें पृथ्वीराज चौहान उसमें मतलब पराजित हो गया था और मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। और जो आपका इसके बाद में 1194 में आपका चंदावर का युद्ध हुआ था। किसका? चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? राजा जयचंद और आपके मोहम्मद गौरी के बंद। तो इसमें मोहम्मद गौरी जीता था और जयचंद आपको पराजित हो गया था। ओके दोस्तों, ये लगातार आपके 3 युद्ध थे जो मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए थे। तो आपका तराइन का युद्ध किसके मध्य हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इसके बारे में तो आपको दोस्तों पता चल गया होगा।
नेक्स्ट प्रश्न ये है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर कहाँ हैं? कृत मंदिर में क्या है? तो हिंदू हो जाएगा, बौद्ध और जैन। क्या? हिंदू, बौद्ध और जैन। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सांची का महान स्तूप स्थित है। तो आपको बताना है कि सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। तो मानव द्वारा जो प्रयुक्त पहली धातु थी वो कॉपर। क्या? कॉपर, जिसे तांबा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये है कि कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में आपका कालीबंगा स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अभिलेख प्राप्त हुए मालवा। कहाँ से? मालवा। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपका मिलता है एरण अभिलेख से। कहाँ से? एरण अभिलेख से। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप में किसके? सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप में किसका विशेष क्या है? तो इसके बारे में तो विशेष हो जाएगा तांबे के सिक्के। क्या? सातवाहन के जो शासन का साक्ष्य हो जाएगा वो सातों तांबे के सिक्के हो जाएंगे। साथियों अगर क्लास पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासक रामगुप्त के शासन काल के सिक्के कहाँ प्राप्त हुए? तो गुप्त शासक रामगुप्त के सिक्के जो मिले हैं वो विदिशा में। कहाँ? विदिशा में। अगला प्रश्न है कि भरहुत स्तूप की खोज किसने की? कौन सा स्तूप? भरहुत स्तूप की खोज किसने की? तो कनिंगम ने। किसने? कनिंगम ने भरहुत स्तूप की खोज की। अगला प्रश्न है कि कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है? तो जो कालिदास की आपकी अभिज्ञान शकुंतलम हो जाए, कौन सी? कालिदास द्वारा जो रिटन पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम है उसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि हस्तिनापुर नगर किस महाजनपद में स्थित था? तो हस्तिनापुर आपका हो जाएगा कुरु महाजनपद में। किस? कुरु महाजनपद में आपका हस्तिनापुर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थल से मिला था? तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा अन्नागार हो जाएगा वो हड़प्पा से। कहाँ? हड़प्पा से। अगला प्रश्न है साथियों कि लकड़ी का बना हुआ अन्नागार किस स्थल से प्राप्त हुआ? कौन से? लकड़ी का। तो वो आपका हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ? गुजरात में। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं कि परिशिष्ट के अलावा ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो परिशिष्ट के अलावा जो आपके सूक्तों की संख्या हो जाएगी वो 1017 हो जाएगी। कितनी? 1017 हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि पहला वंश कौन सा था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए? किस पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए? किसने सिक्के जारी किए? ये आपके नंदवंश ने। किसने? नंदवंश ने। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई वो कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है वो व्यवस्थित शहरी जीवन। कौन सा? व्यवस्थित शहरी जीवन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है साथियों कि वेदों को माना जाता है। तो वेदों को दोस्तों श्रुति माना जाता है। क्या? श्रुति माना जाता है। अगला प्रश्न है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो दूध और इसके उत्पाद। क्या? दूध और इसके उत्पाद है जो उनके वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। अगला प्रश्न है साथियों वैदिक संहिता में से भारतीय संगीत का उद्गम किस खोजा जा सकता है? क्या कहा है? वैदिक संहिता में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? तो सामवेद में। किसमें? सामवेद में खोजा जा सकता है। अगला प्रश्न है साथियों उपनिषद क्या है? तो उपनिषद के बारे में आपको बताना है। उपनिषद हिंदू दर्शन का एक स्रोत है। क्या? हिंदू दर्शन का स्रोत उपनिषद कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है कि सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ हो जाएगा वो मर्तकों का टीला। क्या? मर्तकों का टीला। दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता दोस्तों कौन थी? त्रिशला थी। कौन? त्रिशला थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न हो जाएगा भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? आपके कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर यूपी। और यहीं से इन्होंने सर्वाधिक अपने उपदेश भी दिए थे। अगला प्रश्न है साथियों कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी जो है उसकी विषय वस्तु वो आपके बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। तो अजंता चित्रकारी जो हो जाएगी वो आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। और नेक्स्ट प्रश्न ये है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो आपके उपगुप्त। तो अशोक जो थे वो उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध साधु जो थे और बौद्ध साधु कौन था? आपका उपगुप्त था। तो इससे प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किसने? अशोक ने। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूरी भाग किससे के अधीन हो गया?
तो सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका पूरी जो साम्राज्य था वो सेल्यूकस निकेटर के अधीन हो गया था। किसके? सेल्यूकस निकेटर के। अगला प्रश्न है साथियों कि महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य जमाली हो गया। कौन जमाली था? अगला प्रश्न है साथियों कि किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो आपने ये प्रश्न पीछे आ चुका था, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी चेंज थी। तो किसके साथ हो जाएगा? पोरस के साथ। तो आपके सिकंदर जो था वो पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ जो शिलालेख हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रुद्रदामन। कौन? रुद्रदामन। ये भी दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो सातवाहन। किसका? सातवाहन का दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली जो शैली हो जाएगी वो गंधार शैली। कौन सी? गंधार कला। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? तो जो चरक थे, कौन? चरक। वो कनिष्क के दरबार में प्रमुख चिकित्सक था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा? 130 नंबर का। जो चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए वो श्रवण बेलगोला। कहाँ? श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश आपका कला एवं स्थापत्य के लिए। किस लिए? कला और स्थापत्य के लिए आपका गुप्त राजवंश जो प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो जो गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए वो सोने के। किस? सोने के सिक्के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन जो अपनी धार्मिक सभा है वो प्रयाग में। कहाँ? प्रयाग में क्या करता था। अगला प्रश्न है कि ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों जो ह्वेन सांग था ये आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके? हर्षवर्धन के काल में। और आपको बताया है कि ह्वेन सांग की जो प्रमुख पुस्तक हो जाएगी वो हो जाएगी सी यू की। कौन सी? सी यू की। ओके दोस्तों, ये हो जाएगी इनकी पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्त के नाम से जाना जाता है? तो आपका प्रयाग प्रशस्त के नाम से महरौली शिलालेख जाना जाता है। कौन सा? महरौली शिलालेख जो है वो प्रयाग प्रशस्त के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों गुप्त शासनकाल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त शासनकाल का संस्थापक हो जाएगा श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो आपका अभी ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका था। तो एरण अभिलेख। कौन सा? एरण शिलालेख। तो भानुगुप्त का है। किसका? भानुगुप्त का एरण शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों मोहम्मद बिन कासिम ने किस ईस्वी सन में मतलब किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो 712 ईस्वी। कब? 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। कहाँ पर? विजय पर। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था? तो चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? दक्षिण में। कहाँ दोस्तों? दक्षिण में स्थापित किया। अगला प्रश्न है कि किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रित कला विकसित थी? तो किस के काल में? तो राष्ट्रकूट काल में। किस कुल में? राष्ट्रकूट कुल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्र कला विकसित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? जो चोल राजा थे उन्होंने शैव धर्म को। किस? शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया। किसने प्रदान किया था? चोल राजाओं ने। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो को जो लिखा था चंद्र बरदाई ने। किसने? चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो को लिखा था। अगला प्रश्न है साथियों किस ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? इसके बारे में अभी पीछे आपकी व्याख्या बता चुके हैं दोस्तों। सोमनाथ पर मंदिर पर आक्रमण जो किया वो महमूद गजनवी ने किया। किसने? महमूद गजनवी ने किया। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज जो मंदिर आपका हो जाएगा वो भुवनेश्वर। कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों सांची क्यों विख्यात है? तो सांची आपके सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। क्यों? तो सांची आपका विख्यात हो जाएगा। सांची आपका क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए आपका सांची विख्यात है। अगला प्रश्न है साथियों भारत सरकार ने किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो भारत सरकार ने अशोक किसे? अशोक से लेकर अपना प्रतीक अपनाया। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। क्या गांधार कला जो थी वो तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था? तो अरबियों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी दी। क्या? स्वर्ण नगरी का नाम दिया। क्या नाम दिया? स्वर्ण नगरी का। दोस्तों अभी तक हम 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि
ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन आपको नादिर शाह, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। दोस्तों भारत से जो आपका आपको पता है कि पहले भारत को मतलब एक स्वर्ण नगरी या कहा जाता था, तो सोने की चिड़िया कहते हैं जिसे, तो भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भारत के पास एक डायमंड था, हीरा जिसे कहते हैं, तो वो कौन ले गया था भारत से? वो आपके नादिर शाह ही ले गया था, ओके। तो नादिर शाह उसे भारत से ले गया था। नेक्स्ट का प्रश्न है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो नादिर शाह ने 739 में, कब? 739 में। तो नादिर शाह ने भारत पर 739 ईस्वी में आक्रमण किया। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है कि नादिर शाह किस देश का शासक था? तो नादिर शाह आपके ईरान का, कहाँ? ईरान का शासक था आपका नादिर शाह। अगला प्रश्न है साथियों कि माधवराव नारायण पेशवा कब बना? तो माधवराव नारायण पेशवा कब बना? 1761 में। कब? 1761 में माधवराव नारायण पेशवा बना। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, चंदेल राजा का संबंध किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो चंदेल राजा का संबंध जो हो जाएगा आपके खजुराहो, कहाँ से? खजुराहो से हो जाएगा। खजुराहो आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? एमपी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता था? दोस्तों दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। दोस्तों आपका रंगीला बादशाह कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु के बारे में बताना है, तो इसकी मृत्यु जो हुई थी वो 12 अप्रैल 1680। कब? 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है साथियों, इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी क्या थी? तो इल्तुतमिश के समय जो राज्यकाल की राजधानी थी वो दिल्ली थी। क्या? दिल्ली हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? दोस्तों गुलाम का गुलाम जो कहा जाता था वो इल्तुतमिश को, किसको? इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता था। ये भी आप नोट कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ढाई दिन का झोपड़ा किस ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो जो आपका ढाई दिन का झोपड़ा है वो एक मस्जिद है। क्या? एक मस्जिद है ढाई दिन का झोपड़ा। अगला प्रश्न है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो जो चंगेज खान का मूल नाम था वो तेमुचिन था। क्या? तेमुचिन नाम था आपका चंगेज खान का मूल नाम। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो आपके इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश हो जाएंगे। दोस्तों जो नियमित सिक्के जारी किए किसने? तो इल्तुतमिश थे, इन्होंने अपने नियमित सिक्के जारी किए थे और जो दिल्ली को है अपना राजधानी घोषित किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया? तो आपके जो कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं किया था वो गयासुद्दीन तुगलक। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्योंकि आपको पता है कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद में जो ऊपर लास्ट वाले आपके दो से तीन वो थे वो आपके कंप्लीट कराए थे इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो बिहार में इल्तुतमिश ने अपना पहला जो सूबेदार नियुक्त किसे किया था? तो मलिक जैन को। कौन? मलिक जैन जानी को। किसको? मलिक जानी को अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो दिल्ली का कौन सा नेता हो जाएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो मंगोल नेता चंगेज खां समकालीन था। अगला प्रश्न साथियों कि किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में जो स्थापित करने वाले थे वो आपके मोइजुद्दीन गौरी। कौन? मोइजुद्दीन गौरी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो आपको पता है मध्यकालीन जो भारत की प्रथम महिला हो जाएगी वो रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान हो जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो रजिया सुल्तान का जो सत्याच्युत करने का प्रथम जो हाथ था वो तुर्कों का था। किसका? तुर्कों का। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो जो बलबन का पूरा नाम था वो गयासुद्दीन बलबन था। क्या? गयासुद्दीन बलबन था। बलबन की एक प्रमुख नीति थी लौह और रक्त नीति। क्या? लौह और रक्त नीति जो हो जाएगी वो बलबन से हो जाएगी। सजदा और पापोस प्रथा जो लागू किया, कौन सी? सजदा और पापोस प्रथा वो आपकी गयासुद्दीन बलबन की हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न साथियों कि चौगान की क्रीड़ा के दौरान तो आपको बताना है कि चौगान खेलते समय अश्व से गिरने के, अश्व का मतलब घोड़ा, तो घोड़ा से गिरने के पश्चात किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक। कौन? दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि जो अपने ये दरबार में जो थे लाखों लोगों को दान भिक्षा दिया करते थे, इसलिए इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया। और
ये बचपन से ही बहुत नमाज़ जो पढ़ी पढ़ी जाती है, तो बचपन से ही बहुत पढ़ने लगे थे। तो इससे ओके, नेक्स्ट प्रश्न चाहते हो, चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो चंगेज़ खां ने किसके अधीन? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न है साथियों, अपनी शक्ति को सम्मिलित करने के लिए बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो आपको ये बताना है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? जिले-इलाही की। तो किसने उपाधि जिले-इलाही की धारण की? वो आपके थे बलबन। अगला प्रश्न चाहती हूँ कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था? तो उत्तर पश्चिम सीमा पर जो आया थे वो इल्तुतमिश। कब? इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न चाहती हूँ, किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? तो फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ कराने वाले थे बलबन। कौन? बलबन। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक आप थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली, कौन? बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के सुल्तानों में किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो आपको ये बताना है कि रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने आपके रोजगार कार्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1303 में, कब? 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने, कौन सी? काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में पराजित किया? कहाँ? वारंगल में। तो वो किसकी सेना थी? अलाउद्दीन की खिलजी को से अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसको वारंगल में पराजित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीर एक कोही विभाग संबंधित था। तो अमीर एक कोही किससे संबंधित था? कृषि से। किससे? कृषि से। अगला प्रश्न है कि कृषि के विकास के लिए 13वीं शताब्दी में नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक। तो 13वीं शताब्दी जो नहर खुदवाने वाला प्रथम शासक था वो आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न साथियों है, प्रथम सुल्तान जिसने भारत में संकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। तो आपका जो भारत में प्रथम शासक हो जाएंगे जिसने संकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया वो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न चाहती हूँ, कौन फारसी का प्रथम कवि? तो आपको बताना है कि फारसी का प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो आपको उस कवि का नाम बताना है जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया था। वो अमीर खुसरो हो जाएंगे। कौन? अमीर खुसरो दोस्तों हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारीख ए दिलकुशा के लेखक हैं। तो तारीख ए दिलकुशा के लेखक हो जाएंगे भीमसेन कायसथ। कौन? भीमसेन कायसथ। अगला प्रश्न हो जाएगा, इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? तो इब्न बतूता मोरक्को। तो आपको पता होगा इब्न बतूता मोरक्को देश से आने वाले भारत आए थे यात्रा पे। अगला प्रश्न है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक हो जाएगा वो हुसैन शाह। कौन? हुसैन शाह। अगला प्रश्न साथियों, किस चिश्ती संत को चिराग-ए दिल्ली कहा जाता था? तो चिराग-ए-दिल्ली के नाम से जाने जाते थे आपके नसीरुद्दीन। कौन? नसीरुद्दीन को चिराग-ए-दिल्ली कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि ये तो दोस्तों प्रश्न हो चुका था कि हड़प्पा वंश के उत्पादन में आपका कपास उत्पादन था, ठीक है? कपास के उत्पादन में जो हड़प्पा थे वो इसके उत्पादन में अग्रणी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो कौन सा शासक हो जाएगा जिसने शाहरुख नामक सिक्का चलाया? वो बाबर। ओके, बाबर ने शाहरुख नामक चांदी के सिक्के चलवाए। किसके? चांदी के। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू-राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो अकबर के शासनकाल में? तो किसकी? हल की संख्या। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रभार प्रारंभ की? तो आपको वो बताना है कि कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने गुरुमुखी का प्रारंभ किया? गुरुमुखी एक लिपि है। क्या है? गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो सल्तनत शासकों में जो अफगान मूल थे वो आपके लोधी थे। कौन? अफगान मूल थे वो लोधी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? तो कृष्णदेवराय ने नागलापुर जो स्थान नगर था, नागलापुर नगर की स्थापना की। किसने? कृष्णदेवराय ने। अगला प्रश्न है साथियों कि दिल्ली सल्तनत काल में टका सिक्का, कौन सी? दिल्ली सल्तनत काल में टका सिक्का किस धातु से बना होता था? तो टका जो सिक्का था वो आपके चांदी से। किससे? चांदी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि वरीद किसे कहा जाता था? दीवाने वरीद जो कहा जाता था वो गुप्तचर विभाग को। किसे? गुप्तचर विभाग को दीवाने वरीद कहा जाता था। अगला प्रश्न है साथियों कि सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ के किसने? तो किसने अशोक के जो आपको फिर से देखना है कि सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा? तो किसने अशोक के विशाल स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा? वो फिरोज शाह तुगलक ने सोने का स्तंभ कहा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो बाबर ने
सुल्तान इब्राहिम लोदी को, किसको, इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो 1526 में। 1526 के में पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली में जो पुराना किला है उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? तो मुगल शासक अकबर। किसने? अकबर ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। अगला प्रश्न है साथियों कि किसका मकबरा भारत से बाहर है? तो जहांगीर का भारत से बाहर मकबरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आज का हमारा 200 नंबर का प्रश्न, भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध जो लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। दोस्तों आज के हमारे 200 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आप लोग देख लेते हैं क्लास, उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना तो वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और क्लास को लाइक करके हमें मोटिवेट करें और अपना प्यार बनाए रखें। अगला प्रश्न है साथियों कि गाजी शब्द का अर्थ क्या था? तो आपको बताना है कि गाजी शब्द का अर्थ क्या था। तो गाजी शब्द का जो अर्थ था वो काफिरों का वध करने वाला। क्या? काफिरों का वध करने वाले को गाजी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो सैन्य व्यवस्था में सुधार किए गए थे वो सैनिक जांच, दाग प्रथा, हुलिया प्रथा। कौन सी? दाग प्रथा, हुलिया प्रथा और सैनिक जांच की व्यवस्था की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कहाँ के शासकों ने सुल्तान उस सर की उपाधि धारण की? तो कहाँ के शासकों ने सुल्तान उस सर की उपाधि धारण की थी? जौनपुर के शासकों ने। कहाँ के? जौनपुर के। अगला प्रश्न है, उस दक्षिण भारतीय राज्य का नाम, तो आपको बताना है उस दक्षिण भारतीय राजा का नाम क्या था जिसने 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था? तो प्रताप प्ररुद्र द्वितीय। कौन? प्रताप प्ररुद्र द्वितीय। अगला प्रश्न है साथियों, दक्षिण भारत की विजय करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? तो दक्षिण भारत की विजय करने वाला भारत का प्रथम शासक हो जाएगा वो अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है साथियों, तैमूर लंका आक्रमण कब हुआ? तो तैमूर लंका आपका आक्रमण बताना है। तो तैमूर लंका आक्रमण जो हुआ था 1398। कब? 1398 में तैमूर लंका आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों कि अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान के महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की जो गुजरात अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो थी मलिक काफूर को प्राप्त करना। क्या? मलिक काफूर को प्राप्त करना। अगला प्रश्न है कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला सुल्तान। तो अब ऐसा कौन सुल्तान था जिसने राजधानी दिल्ली से लेकर दौलताबाद में स्थानांतरित की थी? कहाँ से? दिल्ली से लेकर दौलताबाद से स्थानांतरित की थी। वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सल्तनत कालीन शासकों में सबसे अधिक शासन करने वाला शासक कौन था? तो सल्तनत कालीन में जो सबसे अधिक समय तक शासन किया था वो फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो गाजी मलिक। कौन? गाजी मलिक हो जाएंगे सैयद वंश के संस्थापक। अगला प्रश्न है कि किस शासक के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई? तो आपके उस शासक का नाम बताना है जिसने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। तो सिकंदर लोधी। कौन? सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है साथियों, दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली का संबंध क्या था? अक्ता प्रणाली का जो प्रारंभ है किसने किया था? किस प्रणाली का? अक्ता प्रणाली का। तो क्या था? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर कितनी बार आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर जो आक्रमण किया वो 2 बार। कितनी बार? 2 बार। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अलाउद्दीन ने दक्षिणी भारत अभियान के दौरान, कौन से दक्षिणी भारत अभियान के दौरान किस सेना नायक का योगदान सराहनीय रहा? तो आपके मालिक काफूर। किसका? मालिक काफूर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का घेरा कब डाला? तो अलाउद्दीन ने जो चित्तौड़ पर घेरा डाला था वो 1303 ईस्वी में। कब? 1303 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी को प्रसिद्ध सेना नायक नसरत खां, कौन सा? नसरत खां किस युद्ध में मारा गया? तो नसरत खां आपका मारा गया था चित्तौड़ के युद्ध में। कौन सा? चित्तौड़गढ़ के युद्ध में। अगला प्रश्न साथियों कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए दक्षिणी भारत के 4 राज्य। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीते गए दक्षिणी भारत के 4 राज्य हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे देवगिरी, तेलंगाना, होयसाल, पांड्या। कौन सा? देवगिरी, तेलंगाना, होयसाल और पांड्या। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, पद्मिनी की कथा का उल्लेख है। तो पद्मिनी कथा का जो उल्लेख हो जाएगा वो आपका पद्मावत में। किसमें? पद्मावत की रचना में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों है कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली का सुल्तान बना था 1296। कब? 1296 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि खिलजी
वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक आपके हो जाएँगे जलालुद्दीन खिलजी। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है चहलगानी का संहार किसने किया? तो चहलगानी का जो संहार किया था वो बलबन ने। किसने? बलबन ने। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि चांदी का टंगा और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो दोस्तों चांदी का टंगा किसका? चांदी का टंगा और तांबे का जीतल का प्रारंभ किया था मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? तो रक्त और लौह नीति अपनाने वाला शासक हो जाएगा आपका गयासुद्दीन बलबन। कौन? गयासुद्दीन बलबन। इसके बारे में दोस्तों हम पहले बता चुके हैं कि इन्होंने लौह और रक्त नीति अपनाई और सजदा और पाबोस नामक प्रथा इन्होंने लागू की था। किसने? बलबन ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये है कि रजिया सुल्तान ने कितने वर्ष तक शासन किया? तो रजिया सुल्तान ने 4 वर्ष। कितने? रजिया सुल्तान ने 4 वर्ष तक शासन किया। अगर दोस्तों आपको क्लास ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप लेकर मैं आ जाऊँगा। तो दोस्तों आपकी इस क्लास के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो आपको इसे सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। थैंक यू गाइज़।